नमस्कार मित्रों, टुडे आई हैव डिस्कस ब्रिटिश पार्लियामेंट डेवलपमेंट। सो आज फ्रेंड हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में, उसका कैसे विकास हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश का पार्लियामेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसदीय परंपरा लगभग ब्रिटिश जो संसदीय परंपरा है वो लगभग 1000 वर्षों के विकास का परिणाम है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, राजतंत्र की शक्ति सीमित होती गई, धीरे धीरे राजतंत्र की शक्ति धीरे धीरे सीमित होती गई और प्रतिनिधात्मक संस्था के रूप में पार्लियामेंट के निम्न सदन, पार्लियामेंट का निम्न सदन ब्रिटेन में क्या है? निम्न सदन इसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन, और यहाँ उच्च सदन क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो हम ये ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर ब्रिटेन में। लेकिन हम जो है इसका डेवलपमेंट बताते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और राजशाही शासन धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। अब इसमें रीज़न क्या है, जैसे देखते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में विकास का भी एक लंबा इतिहास रहा है। 1215 में इसका विकास हम ब्रिटिश मैग्ना कार्टा से स्टार्ट करते हैं। यानी 1215 में एक शासक था ब्रिटेन में, किंग जॉन एक शासक था, जिस पर कुलीनों का धीरे धीरे, एक कुलीन समूह था उस टाइम, जिसका दबाव पड़ने लगा। काहे का दबाव पड़ने लगा? एक अधिकार पत्र उन्होंने बनाया जिस पर कुछ नागरिकों के मूल अधिकार थे, उनके बारे में वो कुलीन वर्ग संरक्षण चाहता था। तो उसके लिए एक उन्होंने प्रोफार्मा तैयार किया और उस पर वह सिग्नेचर चाहते थे, हस्ताक्षर चाहते थे बस। तो कुलीनों के एक समूह ने दबाव डाला और उन्हें एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। किसको विवश किया? किंग जॉन को। और इसे हालांकि जो है जब दबाव डाला तो उसने सिग्नेचर भी कर दिया, तो उसे ही ब्रिटिश मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी 1215 के एक पत्र, यानी ये मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है कि एक अधिकार पत्र था। अधिकार पत्र मतलब जिसमें कुछ मूल अधिकार थे, यानी जिसमें कुछ अधिकार थे, उस पर किंग जॉन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो उसे ही 1215 में ब्रिटिश मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ब्रिटिश मैग्ना कार्टा क्या है। अब उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आगे अब कौन कौन से वंश आएंगे। इसके बाद देखिए, आगे ट्यूडर वंश आएगा। हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ताकि एक पृष्ठभूमि तैयार हो, ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। ट्यूडर वंश का शासन रहा था 1885 से 1603 में। तो ये ट्यूडर वंश रहा था। इसके शासकों ने यह ध्यान रखा कि हमको पार्लियामेंट से टकराना नहीं है। पार्लियामेंट अपनी शक्ति का उपयोग करते रहे और ये ट्यूडर वंश के शासक अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहे अलग अलग। तो इनमें झगड़ा नहीं हुआ कभी भी। तो नए राजवंश के रूप में अब जो है ट्यूडर वंश के बाद आएगा स्टुअर्ट वंश। स्टुअर्ट वंश जो है 1603 से 1688 तक रहेगा। यानी ट्यूडर वंश ने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई
जद्दोजहद या कोई भी जो है ऐसा फैसला नहीं किया ब्रिटिश राजा ने कि जिससे पार्लियामेंट के कार्य में हस्तक्षेप हो, तो उसका शासन चलता रहा। लेकिन अब आएगा स्टुअर्ट वंश। जब स्टुअर्ट वंश जो ये आया है तो यह अब उसमें हस्तक्षेप करेगा। अब हस्तक्षेप करेगा तो यहाँ से ध्यान रखना कि अब जो है पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ से कैसे बढ़ेगी अब हम आपको बताते हैं। तो पहले तो हम जो है इसके शासकों के बारे में, स्टुअर्ट वंश के शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। इस वंश के 4 शासक हुए हैं। 4 शासक जो है 4 शासक हुए हैं। पहला शासक है जेम्स प्रथम, और फिर चार्ल्स प्रथम, तीसरा चार्ल्स द्वितीय, और फिर चौथा है जेम्स द्वितीय। अब इसी का हम लोग जो है ज़्यादा महत्व देखेंगे, जेम्स द्वितीय वाला। लेकिन फिर देखिए इस काल में पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ने लगी धीरे धीरे। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि इनका हस्तक्षेप बढ़ा तो पार्लियामेंट ने इनको दबाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से अब इसमें इनके मुद्दे क्या थे, किस बात पर जो है पार्लियामेंट और राजशाही शासन में झगड़ा हुआ, किस बात पर झगड़ा हुआ। देखिए यह मुद्दा मतलब जो है क्यों जो है धीरे धीरे इनमें मतभेद उत्पन्न होता गया। तो इसके 3 विवाद के जो है बिंदु माने जाते हैं। एक तो धर्म, विवाद के 3 बिंदु। पहला है धर्म, दूसरा है करारोपण, तीसरा है विदेश नीति। तो इन 3 मामलों को लेकर झगड़ा स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद जनता के प्रतिनिधि को, जैसे अब देखिए कर जो है लगाने का जो प्रावधान होता है वो, जैसे जो वहाँ का राजा था ब्रिटेन का उस टाइम का, किस वंश का, तो ये ध्यान रखना स्टुअर्ट वंश का। स्टुअर्ट वंश का जो राजा था उसने कर तो टैक्सेशन तो करता था लेकिन वह इंफ्रा नहीं डेवलप करता था। जबकि आप कर ले रहे हैं तो प्रतिनिधित्व भी दीजिए आप जनता को। इसी बेस पर तो अमेरिका में क्रांति हुई थी। जब ब्रिटेन का कॉलोनी था अमेरिका, यानी ब्रिटेन ने अमेरिका पर कब्जा कर रखा था, तो अमेरिकी लोगों ने इसी बात को लेकर वहाँ पर विरोध किया कि प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। मतलब अगर कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं आप हमको देंगे तो हम कर भी नहीं देंगे। इसी बात पर जो है वहाँ पर उनको खाली भी करना पड़ा ब्रिटेन को, एक अपनी कॉलोनी गंवानी पड़ी। तो वो जो है यहीं से अमेरिकी लोगों ने जो है इसकी कॉपी की थी। तो हम आगे देखते हैं। अब इस प्रकार राजा के बीच तनाव अधिक हो गया, पार्लियामेंट और राजा के बीच। अब चार्ल्स प्रथम के काल में एक गृहयुद्ध हुआ और राजा पराजित हुआ। और 1649 में लगभग मान के चलिए उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मतलब मृत्युदंड दे दिया गया उसको। कौन सा? चार्ल्स प्रथम को। ठीक है, चार्ल्स प्रथम को मृत्यु दे दिया गया। अब उसके बाद 11 वर्षों के लिए, आप देखिए कोई शासक नहीं होगा 11 वर्षों के लिए। 11 वर्ष का मतलब ये 49 से 60 तक का वर्ष होगा। इसमें 11 वर्ष जो है गणतंत्र रहेगा। अब गणतंत्र शब्द क्या है? ये शब्द जो है हम लोग सब अभी समझेंगे, इनको स्पेशल वर्ड लेकर हम लोग जो समझेंगे इनको। तो ठीक है, अब गणतंत्र कब तक रहा? ये जो है ये काल है आपका गणतंत्र का। ठीक है, तो गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन अब देखिए ये गणतंत्र जो 11 साल का रहा है, इसे कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनवेल्थ, अगर पूछा जाए कॉमनवेल्थ, तो ये कॉमनवेल्थ मतलब यही 11 वर्ष का जो समय था, तो यही कॉमनवेल्थ था के नाम से भी इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से जाना गया। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं। परंतु अब देखो यहाँ आगे देखते हैं, परंतु चूंकि लोग अपने ब्रिटिश लोग जो थे अपने स्वभाव से ही अनुदारवादी थे, इसलिए उन्हें एक बार फिर राजतंत्र के प्रति अपनी आस्था जताई। मतलब
वही बात होती है ना कि जैसे राजतंत्र चला आ रहा है, अब 11 वर्ष के लिए गणतंत्र रहा, तो अब फिर से इच्छा होने लगी कि गणतंत्र ही होना चाहिए, मतलब लोग वो क्या नाम जो है राजतंत्र ही होना चाहिए। तो फिर से एक बार जो है ब्रिटेन की जनता ने शासक को बिठाया, और उस शासक का नाम था चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बैठाया, स्थापित किया। चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर स्थापित कर दिया। इसे ब्रिटेन के इतिहास में पुनर्स्थापना काल कहा जाता है, पुनर्स्थापना काल, ठीक है, कहा जाता है। चार्ल्स द्वितीय है वो, चार्ल्स जिसको मृत्यु दंड दिया गया था वो चार्ल्स प्रथम था, ये ध्यान रखना। अब ये चार्ल्स द्वितीय है। तो ब्रिटेन के इतिहास में पुनर्स्थापना काल कहा गया है, परंतु चार्ल्स द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय के काल में भी दोनों के बीच, मतलब दोनों में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम पर जरूर विवाद होता रहा है, सक्सेस नहीं रहा है ये भी। तो फिर विवाद गहराता गया। अंत में 1688 में पार्लियामेंट ने जेम्स द्वितीय की पुत्री मेरी तथा उसके प्रोटेस्टेंट दामाद तथा हेनोवर के शासक विलियम ऑरेंज को गद्दी के लिए आमंत्रित कर दिया। अब यहाँ पर जब आमंत्रित किया है किसको, अपनी मतलब जेम्स द्वितीय की पुत्री अब आएगी शासन के लिए। अब ये पूरी कहानी, यहाँ पर भी एक अलग कहानी है, तो इसको भी थोड़ा सुन लेना इसकी कहानी को। अब देखिए, जेम्स द्वितीय है, उसकी पुत्री है मेरी। अब ब्रिटेन में जो है कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, यानी उत्तराधिकारी पुरुष को माना जाता है, मतलब लड़का होना चाहिए उत्तराधिकारी के लिए, तो पुत्री को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। लेकिन अब जो है पुत्री, अब जो जेम्स द्वितीय का एक पुत्र पैदा हुआ, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को बहुत उम्मीद थी कि जो है एक शासक जब पुत्र उसका पैदा होगा तो फिर वो जो है गद्दी पर बैठेगा, और वो भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका वह उस विचारधारा दोनों की बता देते हैं। राजतंत्र की विचारधारा थी और पार्लियामेंट की विचारधारा थी, क्या थी? तो अब हम ये आपको समझ लेंगे तो जान लीजिए आपको समझ में अच्छा आएगा। पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट विचारधारा, प्रोटेस्टेंट, और यह राजतंत्र कैथोलिक विचारधारा। अब देखिए इसी में मतभेद होगा। क्या मतभेद होगा कि पार्लियामेंट क्या चाह रही है कि जो इसका पुत्र पैदा होगा जेम्स द्वितीय का, फिर उसका जो है वो प्रोटेस्टेंट अनुयायी होगा। लेकिन हुआ क्या, राजतंत्र में जो है जैसे वो उसका जब जेम्स द्वितीय का पुत्र पैदा हुआ तो उसका लालन पोषण जो होने लगा वो कैथोलिक धर्म में होने लगा, मतलब कैथोलिक विचारधारा के अंतर्गत होने लगा। अब पार्लियामेंट का जो है जो सहन शक्ति थी उसकी वो टूट गई, और उसने क्या किया कि विलियम ऑरेंज, जो कि जर्मनी में हेनोवर होता है, हेनोवर पड़ता है, वहीं हेनोवर का शासक था। तो हेनोवर के शासक के साथ जो है, अब वो जो था वो था प्रोटेस्टेंट अनुयायी था, ये ध्यान रखना। जो विलियम ऑरेंज था वो किस विचारधारा से मतलब जो है प्रेरित था, प्रोटेस्टेंट, तो प्रोटेस्टेंट अनुयायी था। तो अब यह ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या चाहेगी कि ब्रिटेन की जो गद्दी पर बैठे वो प्रोटेस्टेंट अनुयायी बैठे। तो इसलिए उसने उसकी पुत्री को, उसने रास्ता, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रास्ता सोचा कि अगर जेम्स द्वितीय की पुत्री को ही हम जो है शासन की गद्दी पर बैठा दें तो जेम्स द्वितीय युद्ध भी नहीं कर पाएगा और एकदम सिस्टम से जो है शासन भी चलने लगेगा। यही उसने सोच कर क्या किया कि उनको आमंत्रित कर दिया ब्रिटेन की जो है गद्दी के बैठने के लिए। अब यह बात सुनकर जो जेम्स द्वितीय था, वह जेम्स द्वितीय ने क्या किया, वह शासन को छोड़कर भाग गया और जो सरकारी मोहर होती है उसको लंदन की टेम्स नदी में डाल के भाग गया। अब यही पूरी जो घटना है इसी को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसी को गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, और इसको अदर नामों से भी, जैसे शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब अब पार्लियामेंट क्या हुई, स्ट्रांग हो गई। अब जब स्ट्रांग होगी तो कैबिनेट की स्थापना होगी, यानी अब ध्यान रखना, अब राजा पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। आगे भी धीरे धीरे ब्रिटिश राजतंत्र अपनी शक्ति खोता गया,
तथा पार्लियामेंट अपनी शक्ति पाती गई। इस क्रम में निम्नलिखित परिवर्तन जैसे हम बताते हैं आपको है, जैसे निम्नलिखित परिवर्तन है, देखिए निम्न परिवर्तन क्या परिवर्तन है, जैसे कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ, कैबिनेट सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब जो है इसमें दो दल बनाए गए, दो दल बनाए गए। अब जैसे इसमें यहीं से जो है पार्टी सिस्टम, यहीं से पार्टी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है पहला पहला जो दल बनेगा, पहला दल बनेगा पिटिशनर्स, पिटिशनर्स, और जो दूसरा दल बनेगा उसका नाम होगा अबोहरर्स, ठीक है। तो अब देखिए इन्हीं से जो है आज की जो है जो पार्टियां वर्तमान में ब्रिटेन में चल रही हैं तो वो इन्हीं की जो है देन है। तो पिटिशनर्स से कौन सी पार्टी बनी, देखिए पिटिशनर्स से व्हिग पार्टी का विकास हुआ, व्हिग व्हिग पार्टी का विकास हुआ। और व्हिग से पार्टी से बना, व्हिग पार्टी के विकास से लिबरल पार्टी बनी, वर्तमान में लिबरल पार्टी है, लिबरल पार्टी। अब अबोहरर्स से क्या बना, अबोहरर्स से टोरी पार्टी बनी, टोरी पार्टी बनी, टोरी पार्टी से कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी बनी। तो इस प्रकार से वर्तमान की दो लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी बन गई। तो यह हमको पता चला। इसके जो है जैसे एक शॉर्ट में हमने आपको बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। बाकी विस्तृत जानने की ज़रूरत नहीं है अभी इस पॉलिटी के लेक्चर में। तो अब हम लोग जो है वहाँ पर जो मताधिकार का व्यवस्था लाई गई, तो मताधिकार में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए मताधिकार की बात करें तो 1832 तक, देखिए ध्यान रखना 1832 तक 6 लाख लोगों को मताधिकार प्राप्त हो चुका था, ठीक है। 1832 तक 6 लाख लोगों को मताधिकार प्राप्त हो चुका था। अभी अभी ये ध्यान रखना, अभी महिलाओं को अधिकार नहीं होगा मत देने का। अभी देखिए अब 1884 की बात आएगी, 1884 में अब 6 से 20 लाख हो गई। फिर उसके बाद 1918 का समय आएगा। 1918 में पहली बार वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का प्रावधान आएगा। फिर 1928 में भारत में जब साइमन कमीशन आया, उसी वही समय है। 1928 में महिलाओं को भी वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अब उसके बाद एक और घटना होती है कि 1932 में संसदीय कानून लाया गया। 1932 में एक संसदीय कानून लाया गया है जिसके तहत हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्ति, यानी उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्ति को छीन लिया गया। यानी राजा मात्र नाम मात्र का राजा रह गया है। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति है नाम मात्र का, तो इस प्रकार से उसके जो है स्थिति हो गई। तो अब हम थोड़ा और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करते हैं। देखो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जहाँ पर लिखा नहीं है, परंपरा के माध्यम से चलता है इसका। परंतु यह कितना लचीला था, इस पर जो है चर्चा करते हैं कि मतलब यह इतना लचीला था कि स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को शामिल कर लिया गया।
शामिल हुआ और यूनाइटेड किंगडम कहलाया, यानी यूके कहलाया, यूनाइटेड किंगडम यूके कहलाया। बावजूद इसके यह संविधान विभाजित नहीं हुआ। तो इतना लचीला है, उसने जो शर्तें रखी उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, तो हम आपकी सब शर्त मानते हैं। तो इस प्रकार से स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड इन तीनों का आपने में विलय कर लिया और एक यूनाइटेड किंगडम के रूप में स्थापित हुआ इंग्लैंड, ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए ब्रिटिश संविधान राजतंत्र, कुलीन तंत्र एवं लोकतंत्र के मिश्रण को दर्शाता है। क्या मतलब समझे कि ब्रिटिश संविधान राजतंत्र, कुलीन तंत्र एवं लोकतंत्र के मिश्रण को दर्शाता है। ठीक है, यह एकात्मक संविधान था, अर्थात केंद्र एवं प्रांत के संबंध अथवा संघीय व्यवस्था जैसी चीज विकसित नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना उस टाइम। और ब्रिटिश लोगों ने अपनी पार्लियामेंट में गहरी आस्था प्रकट की तथा उसे सर्वाधिक विवेकशील माना। यह साधारण बहुमत से कुछ भी बदलाव ला सकती है। भारत के विपरीत अलिखित संविधान होना और न्यायिक सर्वोच्चता को स्वीकार न करने के कारण पार्लियामेंट अत्यधिक शक्तिशाली हो गई थी। मतलब वहाँ पर पार्लियामेंट इतनी शक्तिशाली थी कि वहाँ का एक कोटेशन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के। वर्तमान में तो ये भी हो सकता है ट्रांसजेंडर के माध्यम से। तो कुल मिलाकर इतना शक्तिशाली यह एक पावर को दर्शाने के लिए कोटेशन बोला गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चला कि वास्तव में बहुत शक्तिशाली। अब इस संविधान में जैसे यानी ब्रिटिश संविधान में शक्ति का संलयन है, अर्थात कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका तीनों का आपस में जुड़ाव है। यानी हम लोगों के यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ संलयन है। हमारे यहाँ विखंडन है, यहाँ संलयन है। ठीक है, यहाँ पर कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यह हम लोगों ने कुछ ब्रिटिश संविधान के बारे में जाना। तो अब हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अमेरिकी संविधान को भी समझाने का प्रयास करेंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, बाय।